ब्लैक बुक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो देखते हैं इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बनते होंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा होगा सुनने में, ठीक है, बट इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप कभी ना कभी उन क्वेश्चंस को किए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर वेयर एयर डेंसिटी इज हाईएस्ट। कौन सा ऐसा लेयर है एटमोसफियर का जहाँ पे एयर डेंसिटी जो है हाईएस्ट है, विच लाइज अप टू 16 किलोमीटर अबव इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर अबव पोलर रीजन्स। बोला गया है जो कि लाई करता है 16 किलोमीटर अबव इक्वेटर और 8 किलोमीटर ओवर पोलर रीजन्स, वेयर वेयर वाइटल एटमोसफियर प्रोसेस लाइक क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस टेक प्लेस इज नोन एज। जहाँ पे वाइटल एटमोसफेरिक प्रोसेस जैसे कि क्लाइमेट है, वेदर है, इस तरह के कंडीशंस जो है टेक प्लेस होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, कौन सा लेयर बोला जाता है, तो ये हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की बात करें तो ये अर्थ का जो है ये पहला लेयर है। ठीक है, मैंने अर्थ एटमोसफियर का पहला लेयर है ट्रोपोस्फियर। अगला क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फियर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोसफियर बिकॉज। ट्रोपोस्फियर सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है एटमोसफियर का, वो क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ हीटेड बाय द अर्थ सरफेस। तो ये एक्चुअल में हीट होता है अर्थ सरफेस के द्वारा, जिसकी वजह से ये हॉटेस्ट एटमोसफियर का पार्ट है। सेट स्ट्रेलाइट, स्ट्रेलाइट इज ए, तो स्ट्रेलाइट के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे गलती से नहीं पढ़ना है सैटेलाइट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेलाइट लिखा हुआ है, स्ट्रेटेलाइट लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये एक हाई एल्टीट्यूड एयरशिप पोजिशनड इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो इसको डिस्कस करेंगे, इसको कहाँ किस एटमोसफियर के कौन से लेयर में ये किया जाता है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, पोजीशन किया जाता है स्ट्रेटोस्फियर में, और ये है क्या, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। द लेयर वेयर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इज टोटली एबसेंट। जनरली होता क्या है कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर वो डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ऐसा लेयर है जहाँ पे क्या होता है, इस तरह का कंडीशंस देखने को नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो ये यहाँ पे कारण भी लिखा हुआ है क्यों ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं एटमॉस्फेयर का जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, अर्थ से जो करीब होता है वो होता है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, अभी देखा था हम लोगों ने ट्रोपोस्फियर के बारे में। उसके बाद क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद है मेजोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो ये भी पूछा जाता है जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो कौन से एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में ये किया जाता है, तो ये हो जाएगा एक्सोस्फियर। उसके बाद थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर का एक और पार्ट है आयनोस्फियर। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि आयनोस्फियर किसका पार्ट है, तो थर्मोस्फियर का पार्ट है। उसके बाद मेजोस्फियर है, जहाँ पे हम लोग को मेटेरॉइड्स वगैरह देखने को मिलता है, मेटर्स वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात की है कि स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फियर में ही हम लोग को ओजोन लेयर देखने को मिलता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा लेयर है जहाँ पे एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा वो डिक्रीज इन टेम्परेचर एब्सेंट होता है। ये चीज़ देखे अभी कहाँ पे होता है, तो ये बोले स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में ये अपोजिट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टेलाइट एक्चुअली क्या है, स्टेलाइट एक ये सिमिलर है किस तरह का, सेटेलाइट के तरह का, बट इट इज़ स्टेशन इन द स्टेटो स्ट्रेटोस्फियर रेदर देन द ऑर्बिट। हम लोग जानते हैं कि सैटेलाइट को ऑर्बिट में डाला जाता है, लेकिन स्ट्रेटेलाइट को किधर किधर में डाला जाता है, पोजीशन किया जाता है स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, ये किस लिए डाला जाता है, किस लिए ये किया जाता है, तो ये प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ द सैटेलाइट लाइक्स रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन में ये हमारी बेनिफिट्स पहुंचाता है, फ़ायदा पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, इज़ ए लेवल of atmosphere which is composed partially of electron and positive ions from where radio waves are reflected back and used in the radio communication। तो बोला गया है ये एक एटमॉस्फेयर का लेयर है जहाँ से क्या होता है, जो कि कंपोज होता है पार्शियली इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस पे, जहाँ पे रेडियो वेव रिफ्लेक्ट बैक होते हैं रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हो जाएगा आयनोस्फेयर। अभी बात की आयनोस्फेयर कौन से लेयर में था, तो आयनोस्फेयर था थर्मोस्फेयर में। ठीक है, थर्मोस्फेयर का ही पार्ट कौन सा है, आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर नहीं लिख करके अगर थर्मोस्फेयर भी होता तो भी आंसर मार देते हम लोग।
विच स्टेटमेंट अबाउट द आयोनोस्फीयर इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आयोनोस्फीयर से रिलेटेड करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ लोकेटेड इमीडिएटली अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोपॉज, तो स्ट्रेटोपॉज क्या है, मेटापॉज क्या है, इस सब को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि आयोनोस्फीयर के अकॉर्डिंग कौन सा चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये बोला गया है आयोनोस्फीयर इमीडिएटली लोकेटेड अबव स्ट्रेटोस्फीयर। अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, अंडरग्राउंड वाटर और जो अर्थ पे वाटर है उसको क्या बोलते हैं, अर्थ के सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर किसको बोलेंगे, वाटर को। लिथोस्फीयर एक टर्म आता है, लिथोस्फीयर का मतलब होता है सॉइल से रिलेटेड, ठीक है। इन विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड इन विच एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कौन से लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर को। अब ये ध्यान लीजिए स्ट्रेटोपोज कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोपोज मेजोपोज कहाँ पे होता है, तो देख लीजिए, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर और मेजोस्फीयर के बीच में होता है स्ट्रेटोपोज, उसके बाद मेजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में होता है मेजोपोज, ठीक है। तो ये याद रखना है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था अभी आप आगे जो पढ़े हम लोग, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए ट्रोपोस्फीयर खत्म होता है, स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट होता है, मेजोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर। तो जैसे ट्रोपोस्फीयर खत्म हुआ उसके ऊपर ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हुआ स्ट्रेटोपॉज, उसके बाद मेजोस्फीयर खत्म हुआ मेजोपॉज, ठीक है। और यहाँ पे एक बार ये भी देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, इसका जो डिस्टेंस है वो भी देख लीजिएगा कि कितना किलोमीटर तक फैला हुआ, कितना माइल्स तक फैला हुआ है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे ओजोन लेयर की बात कर रहे थे हम लोग, ओजोन लेयर कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर, ठीक है, ट्रोपोपॉज के ऊपर। अगला है विच गैस सील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, कौन सा ऐसा गैस है जो कि सील्ड का काम करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ये हो जाएगा ओजोन। डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, कौन कौन है जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन को छोड़ करके अगर बात करें और भी कौन से गैस है जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। व्हेन क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इट डिस्ट्रॉय द ओजोन मोलिक्यूल, तो जब क्लोरीन कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन ओजोन के, तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है ओजोन को, ओजोन मोलिक्यूल को। ओजोन होल इन द एटमॉस्फेयर इज लार्जली कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो ओजोन होल जो है एटमॉस्फेयर में वो किसके प्रेजेंस से हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। और कौन कौन है, तो ये हो जाएगा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो बात की है, उसके बाद HCFC यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है सॉरी हेलोन्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल ब्रोमाइड है, ये तो ये सारे की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन होल जो है वो ओजोन में क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है, ठीक है। अगला इज़ द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग ओजोन कंसनट्रेशन, तो ओजोन का कंसनट्रेशन अगर मेज़र करना है तो कैसे मेज़र करते हैं, उसका यूनिट क्या है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा डेप्सन, ठीक है, डेप्सन इसका यूनिट होता है। विच इन्वायरमेंट फिनोमिनन हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सा इन्वायरमेंटल फिनोमिना है जो कि लिंक्ड है सिंथेटिक केमिकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, तो ये हो जाएगा ओजोन डिप्लेशन। अभी बात की है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन का डिप्लेशन होता है। ओजोन लेयर कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मोलिक्यूल, तो ओजोन जो हायर लेवल पे मिलता है एटमॉस्फेयर के, वो प्रोडक्ट किसका है, प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मोलिक्यूल, ठीक है। इज नॉट ए पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, पूछा गया है कौन सा है जो कि पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन तो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट नहीं है, ओजोन तो हम लोग को और भी रक्षा करता है। अब पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, जो कि या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, जो कि सस्पेंडेड हो एयर में,
ठीक है, एयर के साथ मिक्स हो, एयर के साथ बह रहा हो, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट। इनमें क्या हो सकता है, स्मोक्स हो सकता है, फ्यूम्स हो सकता है, सूट एंड अदर कंबशन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, बट ऑल्सो नेचुरल पार्टिकल्स सच एज विंड ब्लोन डस्ट, सी सॉल्ट, पोलन एंड स्पोर्स। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं पार्टिकुलर पोल्यूटेंट। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओजोन, ओजोन से रिलेटेड कौन सा बात सही नहीं है? तो ओजोन इज स्टेबल नियर द अर्थ सरफेस, पूछा गया है, बोला गया है कि ओजोन का जो ये है वो अर्थ सरफेस के अराउंड में स्टेबल होता है, अर्थ सरफेस के अराउंड में स्टेबल नहीं होता है, जबकि वो हायर एटमॉस्फेयर में स्टेबल होता है। ठीक है, ओजोन डिप्लेशन इज ग्रेटेस्ट नियर, तो ओजोन का जो डिप्लेशन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोल्स पे, पोल्स पे ओजोन डिप्लेशन ज़्यादा होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 रिफर्स टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में आया था, ये किससे रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा सेविंग द ओजोन लेयर फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ CFC। तो CFC का यूज़ जो है वो कैसे कम किया जाए, इससे रिलेटेड था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि ओजोन लेयर का डिस्ट्रैक्शन से बचाना। ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब क्या करता है ओजोन लेयर? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, जो कि सनलाइट, सन से आता है। इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सा ऐसा है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन कौन सा है जो कि ग्रीन हाउस गैस है, इसको भी देख लेते हैं। तो क्या 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 हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HCF यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन्स इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो ओजोन की बात करें तो ओजोन बेनिफिशियल भी है और नुकसानदायक भी है। अगर ओजोन लोअर एटमॉस्फेयर पे है तो वो हमारे लिए नुकसान है, लेकिन ओजोन अगर हायर एटमॉस्फेयर पे है तो वो क्या करेगा? वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। तो ओजोन एक ऐसा ये है कंपाउंड है जो कि फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। अगला है, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है, गैस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड इमिट इट अगेन टूवर्ड्स द अर्थ। तो बोला गया है कि क्या गैसेज है जो एब्जॉर्ब करता है, जो कि लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन है फ्रॉम अर्थ एंड इमिट इट अगेन टूवर्ड्स द अर्थ। तो ये हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। अगला क्वेश्चन है, मीथेन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग सो इट इज़ कॉल्ड। मीथेन का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्रीन हाउस गैसेज बोलेंगे। ठीक है, गैस इज नॉट ए प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा गैस है जो कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसेस हम लोग देख चुके हैं अभी, तो कौन सा नहीं होगा? हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन हो सकता था। ठीक है, ये सारे क्या हैं? प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। और ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन है वो देख चुके हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ये हो जाएगा 1 एंड 2, यानी कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ऑन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ग्रीन हाउस गैसेस का अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा इंक्रीज कर देता है एवरेज टेम्परेचर को। कियोटो प्रोटोकॉल, थोड़ी देर पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखे थे, अब आ गया कियोटो प्रोटोकॉल, एन इंटरनेशनल ट्रीटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। थोड़ी देर पहले देखे थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या था कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है उसको कम करना था, लेकिन कियोटो में क्या बोला जाता है कि ग्रीन हाउस का इमिशन कम करना है। फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड एट विच कंट्री, कौन से कंट्री में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान में, जापान के कियोटो शहर में, इसलिए बोला जाता है कियोटो प्रोटोकॉल्स। कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ग्लोबल वार्मिंग सो इट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैस। कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में, तो उसी को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा मीथेन, मीथेन हो सकता था, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता था। ठीक है, जितने भी गैसेस पढ़े हैं हम लोग। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स, ग्रीन हाउस में इफेक्ट का मतलब क्या होता है?
ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर देना और वहाँ का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाना, बढ़ जाना, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो वार्मिंग ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। ऑन विच डेट समर सोलिस्टिस इज ऑब्जर्व इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो समर सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स, ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, फिर भी यहाँ पे भी बता देते हैं कब आता है। तो ये हो जाएगा 21 जून को। ऑन विच डेट समर सोलिस्टिस इज ऑब्जर्व इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब पूछ लिया गया है समर सोलिस्टिस वो सदर्न हेमिस्फीयर में कब देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा 21 दिसंबर में। तो ये वाला स्लाइड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विंटर सोलिस्टिस कब आता है, समर सोलिस्टिस कब आता है, ऑटोनमल इक्विनॉक्स कब आता है और वर्नर इक्विनॉक्स, ये सारा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग यूनिवर्स और सोलर सिस्टम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट विंटर सोलिस्टिस इज ऑब्जर्व। फिर से वही वाला क्वेश्चन है, विंटर सोलिस्टिस कब आएगा, 21 जून को। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाई। तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स किया जाता है भाई डेस ड्राई समर एंड वेट विंटर। वाई आर विंटर्स आर मोर सेवियर इन सदर्न हेमिस्फीयर देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो बोला गया है कि विंटर जो है सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है कंपैरेटिवली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ जो है वो टिल्ड है किसकी तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, जिसकी वजह से वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ टिल्ड नहीं होने की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर से थोड़ा दूर है, जिसकी वजह से वहाँ पे ठंडे के दिनों में अब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ती है। ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ड इन द अर्थ पोर्ट बिकम्स कूल बिकॉज इन द फिनोमेना। तो हम लोग जानते हैं कि गर्मी के दिनों में जब अर्दन पोर्ट यानी कि मिट्टी का बर्तन में जब पानी रखते हैं तो वो ठंडा रखता है, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इवापोरेशन का फिनोमेना। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो हम लोग अर्थ जो है वो टिल्ट है कितना डिग्री, 23.5 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर क्या हो रहा है, गर्मी पड़ रहा है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पूरा पोर्शन जो है यहाँ पे ठंडा ज़्यादा पड़ता है, तो ठंडे के दिनों में और ज़्यादा ठंडा पड़ेगा। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का देख सकते हैं कि बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ठंडे के दिनों में भी उजाला होता है। ठीक है, यानी कि सूरज की किरणें पड़ती है। द सवाना फाइंड इट्स आइडियल कंडीशन ऑफ ग्रोथ इन। तो सवाना कहाँ पे ग्रोथ कर पाते हैं, उसके लिए आइडियल कंडीशन क्या है, तो ये हो जाएगा हॉट ह्यूमिड क्लाइमिंग विथ लॉन्ग ड्राई सीजन। तो सवाना जो है ये ग्रो करता है ट्रॉपिकल रीजन्स में 8 डिग्री टू 20 डिग्री फ्रॉम इक्वेटर। और सवाना होता क्या है, तो ये हो जाएगा मिक्स्ड वुडलैंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ऑन विच डेट और डेट्स विंटर सोलिस्टिस, फिर से वही आ गया, कौन से डेट पे विंटर सोलिस्टिस ऑब्जर्व करने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो ये हो जाएगा 21 दिसंबर को। द इनोवेटिव कंसेप्ट ऑफ यूजिंग सनसाइन टू कीप हाउसेज वार्म इन फ्रीजिंग विंटर इज कॉल्ड। तो ऐसे इनोवेटिव कंसेप्ट को क्या बोला जाता है कि सनसाइन का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हाउस को वार्म कर रहे हैं इन फ्रीजिंग विंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिव सोलर हीटिंग। ठीक है, सूरज की रोशनी को यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा के दिनों में घरों को गर्म कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पैसिव सोलर हीटिंग। व्हाट इज़ द सीजन ड्यूरिंग समर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो बोला गया है कि उस टाइम सीज़न क्या रहता है समर सोलिस्टिस के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो ये हो जाएगा समर। तो आप इसका आंसर तभी दे सकते हैं जब आपको पता हो कि कब होता है समर सोलिस्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये था सवाना। ठीक है, व्हाट इज़ द सीजन ड्यूरिंग विंटर सोलिस्टिस इन द सदर्न हेमिस्फीयर। फिर से सोलिस्टिस वाला क्वेश्चन आया जा रहा है, तो ये हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टिस कब आता है, समर के टाइम पे। द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज इन्फ्लुएंस्ड ड्यूरिंग विंटर बाय द। तो नॉर्थ अमेरिका का जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है विंटर के टाइम पे किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा ट्रॉपिकल एयर मासेस के द्वारा।
क्लाउड बर्स्ट मीन्स, क्लाउड बर्स्ट मीन क्या होता है? एबनॉर्मली हेवी डाउनपोर ऑफ रेन एसोसिएटेड विद द थंडर स्टॉर्म। इन विच रीजन डज रेनफॉल अकर थ्रू आउट द ईयर। तो कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे बारिश हमेशा ही होती रहती है, साल भर होती रहती है? तो ये हो जाएगा इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में कभी हर जगह लगभग लगभग बारिश कभी ना कभी होती ही रहती है, ठीक है, साल भर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेन क्लाउड। रेन क्लाउड कौन सा है इसमें से? साइरस है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। निम्बुस स्ट्रेटस है और कोलम कोमलनीबस कोल, तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट विच इज़ द हाईएस्ट क्लाउड। सबसे हाईएस्ट क्लाउड कौन सा है, माने जो सबसे ऊपर जाता है क्लाउड, वो उसको बोलते हैं साइरस, ठीक है। बट अभी जो देखें यहाँ पे साइरस जो था वो रेन क्लाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन सबसे ऊपर में जाता है। साइरस एंड कोमुलस आर ए टाइप ऑफ, ये क्या है? ये क्लाउड का टाइप है, यानी कि बादल का टाइप है। अबाउट हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड लैंड इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो बोला गया है कि वर्ल्ड का कितना हिस्सा जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो ये हो जाएगा 7%। तो अभी देख रहे थे हम लोग कि सबसे बारिश कौन से क्लाउड से होती है, तो ये देखें हम लोग निम्बस्ट्रस और क्यूमुलो निम्बस, ठीक है, तो ये और ये, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है? बारिश होती है। बाकी साइरस जो है सबसे हाईएस्ट क्लाउड है, ठीक है। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज टू बी नोमैडिक हुडर्स, फॉर विच रीजन इज द स्टेटमेंट करेक्ट। तो क्लाइमेट वहाँ का जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, रेनफॉल की कमी होती है, तो वहाँ पे जो पीपल रहते हैं, नोमैडिक पीपल होल्डर्स रहते हैं, ठीक है, वो कौन से रीजन के लिए बात कर रहा है? तो ये हो जाएगा सेंट्रल एशियन स्टेप्स में। नेक्स्ट, रेनफॉल कॉज्ड बाय इंटेंस एवापोरेशन इक्वेटोरियल एरियाज इज कॉल्ड। तो रेनफॉल जो होता है, रेनफॉल का जो कारण है इक्वेटोरियल रीजन में, वो होता है इंटेंस एवापोरेशन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कन्वेंशनल रेनफॉल। अब कन्वेंशनल रेनफॉल का मतलब द क्लाउड कैरिंग बाय वाटर वेपर आर नॉट कैरिड अवे, यानी कि कहना चाह रहा है कि जहाँ पे मान लीजिए समुंदर से वाटर एवापोरेट होकर के बादल बन रहा है, ठीक है, और वहीं पे बारिश हो जाए अगर, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। यानी कि बादल जो है वो हवाओं के द्वारा कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, हवाओं के द्वारा कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो रहा है, जहाँ पे वाटर वेपर बना था वहीं पे क्या हो रहा है, वहीं पे बारिश होने को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल रेनफॉल बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल एरियाज में खास करके ये देखने को मिलता है। विच क्लाउड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल। तो रेनफॉल के कौन सा क्लाउड जो है रिस्पॉन्सिबल है? तो ये हो जाएगा कुमुलो निम्बस, कुमुलो निम्बस। क्रिस्टर्टस भी क्लाउड की वजह से भी, और ये दिया हुआ था कि क्लस्टर्स क्लाउड जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है रेनफॉल के लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बादल बहुत सारा देखे, ठीक है, तो कौन कौन सा नहीं होता है? ठीक है, ये होता है, और निम्बस्ट्रस भी होता है, साइरस नहीं होता है, साइरस हाईएस्ट क्लाउड है, ठीक है, और एक क्रिस्टर्स जो है कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है बारिश नहीं होने के लिए। फ्रंटियल रेन इज कॉज्ड बाई। तो फ्रंटियल रेन जो है, फ्रंटल रेन जो है ये कॉज्ड होता है कि इसका, तो ये हो जाएगा साइक्लोनिक एक्टिविटी, ठीक है, साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से ये होता है, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहे थे कि बादल देखिए, जैसे यहाँ पे समुंदर है, ठीक है, समुंदर का यहाँ पे वाटर एवापोरेट होकर के अगर बादल बनने के बाद अगर बादल कहीं एक जगह से दूसरी जगह चले आ रहा है, उसके बाद बारिश हो रहा है, तो वो कन्वेंशनल नहीं है। अगर एक ही जगह से उड़ करके, सॉरी, बादल जहाँ पे बन रहा है वहीं पे बारिश होने लगे, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल अकर्स इन इक्वेटोरियल रीजन। तो कन्वेंशनल रेनफॉल कहाँ देखने को मिलता है? इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है। विच रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ वेजिटेशन इन डेजर्ट, इन द डेजर्ट। कौन सा रीज़न है जो कि हम लोग को देखने को मिलता है कि डेजर्ट में वेजिटेशन नहीं हो पाता है?
तो इसका कारण है लैक ऑफ रेनफॉल, क्योंकि बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ खेती बाड़ी नहीं हो पाती है। समर रेन्स इन ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडली डिक्रीज फ्रॉम, तो समर रेन जो है ऑस्ट्रेलिया में डिक्रीज हो रहा है, ब्रॉडली डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट रिसीव रेनफॉल एनी टाइम ऑफ द ईयर, कौन सा ऐसा पार्ट है वर्ल्ड का जो जहाँ पे कभी भी बारिश नहीं होती है, तो ये हो जाएगा पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स मतलब ठंडा वाला जो इलाका है, जो पोल्स के आसपास है पोलर रीजन्स, तो वहाँ पे कभी भी बारिश नहीं होती है। तार रोड्स गेट इजीली डैमेज ड्यूरिंग, तो तार रोड्स का मतलब होता है जो अलकतरा वाला रोड है वो इजीली डैमेज हो जाता है, कब डैमेज होता है, तो वो ये हो जाएगा रेनी सीजन में इजीली डैमेज हो जाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग RWH, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेन एडवांटेज क्या है, तो ये हो जाएगा रिचार्ज ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर जो है हम लोग को पता है कि ग्राउंड वाटर से हम लोग जो ट्यूबवेल का या ट्यूबवेल से या मोटर से पानी निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, तो वो है ग्राउंड वाटर। तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है। प्रिसिपिटेशन इज़ ए फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज कॉल्ड, तो प्रिसिपिटेशन क्या है, एक मिक्सचर है रेन और स्नो का, इसी को क्या बोला जाता है, स्लिट बोला जाता है। द मेडिटेरियन रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय हेवी रेन इन, तो मेडिटेरियन रीजन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स किया जाता है हेवी रेन कब आता है, तो ये हो जाएगा विंटर के टाइम पे। ये भी सुने होंगे कि विंटर के टाइम पे पंजाब और हरियाणा वाले पार्ट में तो हल्की हल्की बारिश होती है, तो ये हवा जो है ये कहाँ से आती है, मेडिटेरियन रीजन से ही आती है। ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द चाइना सी, ट्रॉपिकल साइक्लोन को चाइना सी में क्या बोला जाता है, तो ये हो जाएगा टाइफून। ए साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ कॉल्ड इन जापान एंड फिलीपींस, तो बोला गया है साइक्लोन को चाइना सी में टाइफून बोला जाता है, बोला गया है कि जापान में और फिलीपींस में क्या बोला जाता है इस साइक्लोन को, तो ये हो जाएगा ये भी टाइफून ही बोला जाता है। ठीक है, जापान या फिर फिलीपींस में ही भी टाइफून ही बोला जाता है, चाइना सी में टाइफून बोला जाता है। ए इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ कॉल्ड एज हरिकेन इन नॉर्थ अमेरिका, तो बोला गया है कि कौन ऐसा चीज़ है जो डिफरेंट नेम से जाना जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसी को नॉर्थ अमेरिका में हरिकेन बोला जाता है, तो ये हो जाएगा किसको बोला जाता है, तो ये हो जाएगा साइक्लोन को। इज़ कॉज्ड बाय हाई स्पीड विंड एंड एयर प्रेशर डिफरेंस, तो कौन ऐसा चीज़ है जो हाई स्पीड विंड होता है और एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से पैदा होता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा साइक्लोन। तो हाई स्पीड विंड होता है और एयर प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से साइक्लोन पैदा होता है। ठीक है, तो अभी बात कर रहे थे हम लोग कि साउथ चाइना सी में टाइफून बोला जाता है, फिलीपींस में, उसके बाद जापान में भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हरिकेन बोले नॉर्थ अमेरिका में बोला जाता है। ठीक है, और इंडियन ओशियन में भी हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन ही बोलते हैं। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज़ ए काम एरिया, इट इज़ कोल्ड द ऑफ द स्टॉर्म, तो बोला गया कि सेंटर जो होता है साइक्लोन का वो काम एरिया होता है, उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो वो उसको बोला जाता है आई ऑफ द स्टॉर्म। साइक्लोन आर कॉज ड्यू टू, तो साइक्लोन का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा लो प्रेशर। लो प्रेशर की वजह से, या प्रेशर डिफरेंस भी बोल सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से वो साइक्लोन आता है। द साइक्लोन दैट बॉड डिवास्टेशन इन बांग्लादेश वाज नेम्ड एज, तो बोला गया है कि वो साइक्लोन का नाम क्या था जो कि बांग्लादेश में आया था और बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा शिदर। विच विंड इज़ ऑल्सो नोन एज स्नो ईटर, स्नो ईटर कौन से विंड को बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिनूक। चिनूक एक हेलीकॉप्टर का नाम भी सुने होंगे, तो एक्चुअली वहीं से आया है, मैंने हेलीकॉप्टर का नाम बाद में रखा गया है, एक्चुअली ये है क्या, विंड का नाम है, हवा का नाम है। ठीक है, तो ये इसको स्नो ईटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि द स्नो ऑफन वेपोराइज बिफोर इट हैज़ चांस टू मेल्ट, द विंड कैन ईजिली वेपोराइज ए फुट ऑफ स्नो विद इन आवर्स,
तो ये विंड जो है वो क्या करता है, वेपोराइज कर सकता है स्नो को विद इन आवर्स, बिकॉज ऑफ दिस चिनूक विंड्स आर ऑफन नोन एज, तो इसको वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्नो ईटर बोलते हैं, क्योंकि ये स्नो को क्या करता है, वेपोराइज कर देता है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन्स। विच लोकल विंड्स इज ऑल्सो कोल्ड डॉक्टर विंड्स, कौन से लोकल विंड्स को डॉक्टर विंड बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेर्मेटिन। winds blowing constantly in one direction in rocky desert form, तो इसका आंसर हो जाएगा यार्डंग्स। अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय, तो विंड का अगर स्पीड मेज़र करना है तो ये मेज़र कैसे करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से ही विंड का स्पीड मेज़र करते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड आइसी विंड्स दैट ब्लो इन पोलर रीजन्स आर कोल्ड, तो बोला गया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कोल्ड आइसी विंड जो कि पोलर रीजन में बहता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है ब्लिज़ार्ड। ठीक है, तो ब्लिज़ार्ड से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए। ब्लिज़ार्ड कहाँ पे बहता है, पोलर रीजन्स में। अब कंट्री का नाम भी पूछ सकता है। विच इज़ कोल्ड ड्राई विंड, तो अब क्वेश्चंस जो आएंगे वो पूछा जाएगा कि कौन सा विंड कोल्ड है, कौन सा हॉट है, उस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बोल रहा था। विच विंड इज कॉल्ड एंटी ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड किसको बोला जाता है, सुनिए। ट्रेड विंड कहाँ से आता है, एक्चुअली जब लोग पहले ट्रेवल किया करते थे, ठीक है, यूरोप से लोग जब जहाज इन्वेंट हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ था, जहाज बोले तो शिप वाला जहाज, ठीक है, उस टाइम क्या कर रहे थे लोग, ट्रेड करने के लिए इस कंट्री से उस कंट्री जाते थे। तो जो विंड, ऐसा विंड जो कि उसके जिससे वो लोग क्या करते थे, बहते हुए निकल जाते थे किसी और कंट्री में, तो उसका नाम ही रख दिया था ट्रेड विंड। ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा, उस हवा के द्वारा वो लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, माने कहीं जाना पहुंचना है और हवा आपको हेल्प कर रहा है, तो इसलिए नाम रख दिया गया था ट्रेड विंड। तो एंटी ट्रेड विंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वेस्टरलाइज। वेस्टरलाइज क्या है, एंटी ट्रेड विंड बोला जाता है। ठीक है, अब वेस्टरलाइज क्या है, फिर एक तरह का परमानेंट विंड है जो कि इन द मिडिल 60 डिग्री टू 30 डिग्री टू 60 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में चलता है। मेनली कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, डोल्ड्रम प्रेशर बेल्ट लाइज इन बिटवीन विच लेटीट्यूड, तो डोल्ड्रम बेल्ट प्रेशर बेल्ट जो है ये लाई करता है 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, यानी कि इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ में डोल्ड्रम प्रेशर बेल्ट लाई करता है। इज एन इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वियर द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, तो बोला गया है एक इक्वेटोरियल बेल्ट है जहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ट्रेड विंड कन्वर्ज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डोल्ड्रम्स। तो कहाँ पे कौन सी हवा ठंडी है, गर्म है, जैसा भी है, ठीक है, हॉट है, कोल्ड है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए चिनोक क्या है, हॉट एंड ड्राई विंड्स है। उसके बाद आप यहाँ पे जिसको डॉक्टर्स विंड बोले अभी, हेर्मेटन, ये क्या है, हॉट एंड ड्राई विंड्स है। ब्लिज़ार्ड पर हम लोग कोल्ड विंड्स है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, टुंड्रा रीजन में। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फोइन जो है ये किस तरह का विंड है, हॉट ड्राई विंड है, जो कि अल्प्स में देखने को मिलता है। और एक मेडिटेरियन सी वाला भी था, सिरस्को, ठीक है, ये भी सहारा टू मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है। बोरा भी देखे, बोरा क्या है, कोल्ड ड्राई विंड्स है। ए फोर्स ड्यू टू विच मूविंग ऑब्जेक्ट्स, विंड एंड वाटर करंट टेंड टू डिफ्लेक्ट टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो बोला गया है कि ये फोर्स, उस फोर्स को क्या बोलते हैं जिसकी वजह से करंट जो है या विंड वाटर करंट या विंड जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, कोरोलिस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। विच इज कॉल्ड नॉर्दर्न ईस्टर, नॉर्थ ईस्टर किसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा कोल्ड एंड फास्ट ब्लोइंग विंड फ्रॉम पोलर रीजन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर को नॉर्थ ईस्टर बोलते हैं। ट्रेड विंड्स आर ड्यू टू,
ये कन्वेक्शन की वजह से ट्रेड विंड्स होता है, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड द हॉट ड्राई लोकल विंड्स ब्लोइंग इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एल्प्स माउंटेन। तो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे अल्प्स माउंटेन पे हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स कौन सा बहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोयन। ड्यूरिंग द नाइट द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम, तो बोला गया है कि नाइट के टाइम पे जो विंड का डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये हो जाएगा लैंड टू सी, ठीक है। तो हम लोग जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पर हैं ये उसी पे बेस्ड है, ठीक है। बोला गया है कि नाइट के टाइम पे जो हवाएं हैं वो लैंड से किसकी तरफ बहती हैं, समुंदर की तरफ, उसी को क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज बोलते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड द स्पीटी कोल्ड विंड ब्लोइंग फ्रॉम यूरुग्वे साइड इन द पंपास रीजन ऑफ अर्जेंटीना, तो इसको बोलते हैं पैम्पेरो। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर, तो एयर जो मूव करता है कौन से रीजन से किसके तरफ, जहाँ पे एयर प्रेशर इज़ हाई टू रीजन वेयर लो प्रेशर इज़ लो। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर अगर जहाँ पे हाई है, ठीक है, और कहीं पे लो है, तो एयर जो मूव करेगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम, तो ये जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 81 का। तो डे के टाइम पे क्या होता है, सी से लैंड की तरफ हवाएं बहती है, उसी को बोलते हैं सी ब्रिज। ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम, तो ट्रेड विंड ब्लो करता है कहाँ से कहाँ तक, तो ये हो जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हैज़ द हाईएस्ट विंड वेलोसिटी, पूछा गया है कि किसके सबसे ज़्यादा विंड वेलोसिटी किसका है, तो ये हो जाएगा टॉर्नेडो का। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल विंड स्पीड ईटीसी इज कॉल्ड एट दैट प्लेस। तो बोला गया है कि डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर का डे टू डे जो कंडीशन है किसी प्लेस में टाइम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग, रेनफॉल के अकॉर्डिंग, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेदर, ठीक है। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस समझिए। वेदर पल पल में चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो 3 महीने में चेंज हो रहा है, जैसे मानसून है, समर है, विंटर है, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लाइमेट। और वेदर क्या होता है, वेदर जैसे अभी अभी धूप है, थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी, तो अभी तो हॉट हॉट वेदर था, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, रेनी वेदर हो जाएगा, ठीक है। तो वेदर पल पल में चेंज होता है और क्लाइमेट जो है वो 3 महीने 4 महीने में तब चेंज होता है। विच विंड इज़ ब्लो फ्रॉम मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो कौन सा ऐसा विंड है जो कि ब्लो करता है मेडिटेरियन सी टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हम थोड़ी देर पहले ही बताए थे ये विंटर के टाइम पे चलता है और बारिश भी लेकर के आता है, इसी को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये पूछा जाता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इंडिया के कौन कौन स्टेट में बारिश होती है, तो पंजाब, हरियाणा। और बात करें कि कहाँ से ये हवाएं आती है, तो मेडिटेरियन सी से आती है। विंड रोज रिप्रेजेंट, तो विंड रोज किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा विंड टर्बुलेंस को। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर क्रिएट्स, तो मूवमेंट जो है एयर का एक रीजन से दूसरे रीजन का की तरफ, ये क्या क्रिएट्स करता है, तो ये हो जाएगा विंड्स। रोरिंग 40 किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विंड ब्लोइंग इन सदर्न हेमेस्फीयर बिटवीन 40 डिग्री टू 60 डिग्री साउथ, यानी कि 40 डिग्री साउथ से लेकर के 60 डिग्री साउथ के बीच में जो हवाएं चलती हैं सदर्न हेमेस्फीयर में, उसको बोला जाता है रोरिंग 40। अब रोरिंग 40 फिर क्यों बोला जाता है, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है। द लेयर इज़ द अपरमोस्ट ऑफ द आवर एटमोसफियर, इट एक्सटेंड अप टू द टॉप ऑफ थर्मोस्फियर अप टू 10,000 किलोमीटर। तो अपर द लेयर इज़ द अपर लिमिट ऑफ बोला गया है, तो ये हो जाएगा एग्जोस्फियर। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो हमारा कौन सा है, एग्जोस्फियर है। एबव विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर डज द एग्जोस्फियर लाइज, बोला गया है कि एबव विच लेयर, कौन से लेयर के ऊपर जो है एग्जोस्फियर लाई करता है, तो ये हो जाएगा थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर वहाँ पे बात की है जहाँ पे आयोनोस्फियर होता है, ठीक है। आयोनोस्फियर में क्या होता है, जहाँ से रेडियो वेव टकरा करके वापस आती है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज़ इंक्रीज बाई,
तो बोला गया है कि 5 सेंचुरीज़ में जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है 5 सेंचुरीज से, तो ये हो जाएगा 0.6 डिग्री सेल्सियस। अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज़ द नॉर्मल रेट ऑफ टेम्परेचर राइज विद द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो बोला गया है कि अप्रोक्सीमेटली क्या रेट से टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है अगर हम अर्थ सरफेस से अर्थ की डेप्थ की तरफ बढ़ते जाएं तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो जाएगा प्रत्येक 32 मीटर पे। यानी कि 32 मीटर अगर ज़मीन के अंदर जाएं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग अर्थ का पार्ट पर हैं, क्रस्ट, कोर, मेंटल। ठीक है, तो कोर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाएगा प्रत्येक 32 मीटर पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेजोस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो मेजोस्फीयर के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रेपिडली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो मेजोस्फीयर में बोला गया है कि टेम्परेचर वेरी रेपिडली इंक्रीज़ करता है हाइट के इंक्रीज़ होने से, तो ये तो गलत हो जाएगा। हाइट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। सिर्फ एक ही कंसेप्ट था वहाँ पे कि स्ट्रेटोस्फीयर में ऐसा नहीं होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में कम होता है। ठीक है, सॉरी, स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ता है क्योंकि ओजोन लेयर वहाँ पे प्रेजेंट है। बाकी सब जगह क्या है, हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा। व्हाट इज़ ए टोर्नेडो? टोर्नेडो क्या है, तो ए वेरी लो प्रेशर सेंटर को क्या बोला जाता है, टोर्नेडो। नेम द कंटिनेंट वेयर टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ नॉट फाउंड। तो टुंड्रा कहाँ पे नहीं मिलता है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका। कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो ये हो जाएगा आर्कटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया बोले तो यूरोप और एशिया में, एंड ऑन द कोस्टल मार्जिन ऑफ ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है। द बैलून फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस बस्ट व्हेन इट गोज अप बिकॉज। तो बोला गया है कि जब बैलून को हाइड्रोजन से भर देते हैं तो वो ऊपर जाकर के फट क्यों जाता है, तो इसका कारण है एयर प्रेशर डिक्रीज। एयर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से उस बैलून पे जो दबाव बनता है वो ज़्यादा बनने लगता है, इसकी वजह से वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है। व्हाट इज़ द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल? तो सी लेवल पे जो नॉर्मल एयर प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1013.25 मिली बार्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एयर प्रेशर को मेज़र करते हैं किसमें, बार में। ठीक है, तो कितना बार होना चाहिए, नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल पे कितना होना चाहिए, 1013.25 मिली बार्स। ब्लिजर्ड आर कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ी देर पहले बोले थे ब्लिजर्ड क्या है, एक तरह का विंड है। ठीक है, वो इसमें ये कहाँ का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये हो जाएगा अंटार्कटिक रीजन में। व्हाट आर द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ कोल्ड? तो उस गैसियस लेयर को क्या बोलेंगे जो अर्थ के सराउंड में फैला हुआ है, तो इसको बोलेंगे एटमॉस्फेयर। दे कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टडी। बोला गया है कि कौन ऐसा चीज़ है जो कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ को फेयरली स्टडी मतलब वो कांस्टेंट रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेयर। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ टेम्परेचर राइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? बोला गया है कि अगर इंटीरियर ऑफ द अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है। ठीक है, यानी कि तो इसका कारण क्या हो जाएगा, बोथ द प्रेशर एंड ब्रेक डाउन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यानी कि अर्थ के अंदर की बात बता रहा है कि उसका टेम्परेचर अगर हम लोग प्रत्येक 32 मीटर की बात करें तो 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है अंदर में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड सेज 25 ईयर्स इट इज़ कोल्ड। तो एवरेज वेदर पैटर्न को जो लेते हैं कितने सालों तक, 25 साल तक अगर देखने के बाद हम लोग को पता चलता है कि कहाँ का वेदर कैसा है, तो उसको क्या बोलते हैं, और टोटल उन सब का एवरेज कर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, हम बोले थे कि वेदर जो है वो कुछ पल पल में चेंज होते रहता है। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट क्या है, बहुत लंबा समय के बाद तब चेंज होता है। ठीक है, और क्लाइमेट का ऑब्जर्वेशन कितने सालों तक होना चाहिए, 25 साल तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। बोला गया है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग कौन सा जो कि गोल है वो के सही मैच किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो लाइव बिलो वाटर गोल नंबर 15 बताया गया है, क्लाइमेटिक एक्शन गोल नंबर 13 बोला गया है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन गोल 5 बोला गया है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी गोल 11 बोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइमेटिक एक्शन गोल नंबर 13 सही दिया है। ठीक है, यानी कि क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड गोल कौन सा है, गोल नंबर 13। तो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा गोल किस 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 चीज़ के बारे में बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली वेब, तो बोला गया है कि कहाँ पे टेम्परेचर जो है वो रैपिडली का मतलब अचानक से इंक्रीज होता है। तो ये हो जाएगा एग्जोस्फीयर के एवब जो है टेम्परेचर जो है अचानक से खूब ज़्यादा बढ़ने लगता है। आवर एटमोसफियर इज़ डिवाइडेड इनटू कितना लेयर्स, तो बोला गया है कि हमारा जो एटमोसफियर का लेयर है उसको कितने लेयर में डिवाइड किया गया है एटमोसफियर को। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। हेल स्ट्रॉम आज कॉज ड्यू टू, तो हेल स्ट्रॉम जो है वो किस किस कारण से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीजिंग की वजह से। हेल स्ट्रॉम का मतलब बारिश के साथ जो बर्फ़ गिरने लगता है। ठीक है, वो छोटे छोटे टुकड़े में बर्फ़ गिरने लगता है, गांव में भी देखे होंगे आप लोग। ठीक है, उसी को बोलते हैं हेल स्ट्रॉम। तो वो ऐसा क्यों कारण होता है, तो बोला गया है कि व्हेन द थंडर स्टॉर्म अफ ड्राफ्ट लिफ्ट ए वाटर ड्रॉपलेट्स अबव द फ्रीजिंग लेवल इन द एटमॉस्फेयर द फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट्स देन accretes super cooled water or water vapor which freeze once it become in contact with the frozen droplet. This process is called cause a hailstone to grow. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द अर्थ इज ड्यू टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्सर्ट होता है अर्थ पे वो किस कारण से होता है। तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आर अदरवाइज कॉल्ड, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स लेटीट्यूड, यानी कि हॉर्स लेटीट्यूड को ही क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल रीजन्स एक्सपीरियंस, तो इक्वेटोरियल रीजन के बारे में बोला गया है किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे। तो ये हो जाएगा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर पे ही वर्टिकली गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट जो होगा हॉट होगा और ह्यूमिड के मतलब एयर में कितना वाटर वेपर है उसके लिए यूज़ करते हैं ह्यूमिडिटी। कैटरीना इज़ द नेम गिवन टू, तो कैटरीना किस चीज़ का नाम है। तो ये हो जाएगा हरिकेन का, हरिकेन यानी कि साइक्लोन का नाम है कैटरीना। द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज़, मेन कॉज क्या है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का संख्या जो है वो एटमॉस्फेयर में अगर बढ़ते जा रहा है, कार्बन का कंटेंट अगर बढ़ते जा रहा है तो क्लाइमेट चेंज का कारण यही बन रहा है। नॉर वेस्टर्न आर थंडर स्ट्रॉम विच आर प्रोडोमिनेंट इन, तो बोला गया है कि नॉर वेस्टर्न जो है एक तरह का थंडर स्ट्रॉम है, ये प्रोडोमिनेंट है कहाँ पे, प्रोमिनेंट है। तो ये हो जाएगा इंडिया एंड बांग्लादेश में नॉर वेस्टर्न। द सोलर रेडिएशन कमिंग टू द अर्थ इज कॉल्ड, तो सोलर रेडिएशन जो अर्थ तक पहुँचता है उसको क्या बोला जाता है। सन का रेडिएशन को ही सोलर रेडिएशन बोलेंगे, कमिंग टू अर्थ इसी को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं इंसोलेशन। तो ऑप्शंस इस तरह के थे, इंसोलेशन, कन्वेक्शन, आइसोलेशन। तो इंसोलेशन इसका आंसर होगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज एट हायर एल्टीट्यूड इज कॉल्ड, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है हायर एल्टीट्यूड पे, इसको क्या बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्शन। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हायर एल्टीट्यूड में तो टेम्परेचर घटना चाहिए, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टे के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्ट बोलते हैं। तो इन्वर्सन आ गया। ठीक है,
एयर मास नियर द अर्थ सरफेस इज वार्मर बिकॉज इट। तो बोला गया है कि एयर मास जो है अर्थ सरफेस का वार्म होता है। क्यों ऐसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ वार्म्ड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। व्हाट हैपेंड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। बोला गया है कि क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर एल्टीट्यूड में इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा डिक्रीज करता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो डिक्रीज करेगा। विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ प्रेरीज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्लाइमेटिक कंडीशन किससे रिलेटेड, प्रेरीज से रिलेटेड कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ ए कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट ए प्लेस ऑन ए सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड अपॉन। तो इंसुलेशन का बात बोले, इंसुलेशन क्या होता है? सोलर रेडिएशन जो हम लोगों तक पहुंचता है, अर्थ तक पहुंचता है, उसी को इंसुलेशन बोलते हैं। तो बोला है अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट ए प्लेस ऑन ए सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इट्स लेटीट्यूड पे। इफ देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड बी। तो बोला गया है कि अगर अर्थ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो इसका टेम्परेचर, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा? लेस देन द प्रेजेंट, माने अभी जितना है उससे क्या होता? कम होता। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है जो कि क्या करता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बनता है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो टेम्परेचर यहाँ का अभी कम होता। विच कंट्री लॉन्च इट्स क्लाइमेट स्मार्ट स्नो लिपर्ड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान इन ईयर 2017। तो बोला गया है कि क्लाइमेट स्मार्ट स्नो लिपर्ड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये हो जाएगा नेपाल के द्वारा। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर बाय टोटल वॉल्यूम। तो बोला गया है कि जो एटमॉस्फेयर का लेयर है लोअर वाला, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है बाय वॉल्यूम? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। क्योंकि जानते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है? 78%। विच गैस इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट गैस बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर। तो मोस्ट एबंडेंट बोला है, सेकेंड मोस्ट, सबसे पहला तो हो गया नाइट्रोजन, सेकेंड मोस्ट बोला गया है तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। द क्लाइमेटिक जोन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो क्लाइमेटिक जोन जो है उसको क्लासिफाइड किस बेसिस पे किया जाता है? तो ये हो जाएगा रेनफॉल एज वेल एज टेम्परेचर रेंज। तो इस बेसिस पे हम लोग ऑप्शंस जो दिया गया था वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रेनफॉल होता, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लाइमेटिक जोन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। रिचार्जिंग ऑफ वाटर टेबल डिपेंड्स ऑन। तो रिचार्जिंग ऑफ वाटर टेबल यानी कि ग्राउंड वाटर जो बात किए थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम लोग वाटर टेबल को रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? रिलीफ ऑफ द एरिया। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? रिलीफ ऑफ द एरिया। टाइफून आर कॉमन इन द। टाइफून्स कहाँ पे कॉमन है? तो ये हो जाएगा सीज ऑफ जापान एंड चाइना। तो चाइना और जापान में, जैसे देखे अभी चाइना में, फिलीपींस में, जापान में, वहाँ पे क्या बोला जाता है? टाइफून बोला जाता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन होगा क्या? वहाँ के सी में बहुत ज़्यादा कॉमन होगा टाइफून। इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो बोला गया है कि क्या चीज़ है जो कि स्मोक और फॉग से मिलकर के क्या बनता है? तो ये हो जाएगा स्मोक। ठीक है, स्मोक और फॉग मिलके स्मोक बनता है। स्मोक इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ, तो जस्ट उल्टा पूछ लिया गया है, तो ये हो जाएगा स्मोक प्लस फॉग। मैप शोइंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे मैप्स को क्या बोलेंगे? जो इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जैसे सच एज रेनफॉल मैप्स, हाईवे मैप्स, ETC नोन एज। तो ऐसे मैप्स को क्या बताएंगे? जो कि रेनफॉल मैप्स बताता है, हाईवेज मैप बताता है, तो ऐसे को बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। विच इज़ द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कौन सा लेयर है जो कि सबसे ज़्यादा गर्म वाला एटमॉस्फेयर है? तो ये हो जाएगा थर्मोस्फेयर। ठीक है, अगला, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट्स lightning and sound. It is this event that
वी कॉल्ड ए। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा थंडर स्टॉर्म। तो बोला गया है स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ वाटर फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड। तो इसको थंडर स्टॉर्म में ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर। तो सही ऑप्शन को चुनना है जो कि अरेंजमेंट बताया है एटमॉस्फेरिक लेयर का। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो अर्थ से करीब होता है वो ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। कितना हो गया? 3 2 5 लेयर है, ठीक है। एक्सोस्फियर सबसे ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं। तो याद रखने का क्या क्या तरीका है? ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। तो आयनोस्फियर इसी का पार्ट था थर्मोस्फियर का, तो इन द एग्ज़ाम, ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। तो टी से आया ट्रोपोस्फियर, एस टी यानी ट्रस्ट, एस टी से स्ट्रेटोस्फियर और मी फॉर मेजोस्फियर, ठीक है। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ। तो कंडेंसेशन किसका रिवर्स है? वेपोराइजेशन में। वेपोराइजेशन में क्या होता है कि वाटर लिक्विड से किस में बदल जाता है? लिक्विड से वेपर में, वाटर वेपर में बदल जाता है। और कंडेंसेशन में क्या होता है? वाटर वेपर किस में बदलता है? लिक्विड में बदलता है। एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ इंसुलेशन एंड प्रिजर्व अर्थ्स रेडिएटेड हीट। तो बोला गया है कि एब्जॉर्ब करता है पार्ट ऑफ इंसुलेशन को, यानी कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और प्रिजर्व करता है अर्थ रेडिएटेड हीट को। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर वेपर। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लाइमेटोलॉजी का। द टर्म रोरिंग फोर्टीज रिलेटेड टू। तो रोरिंग फोर्टीज किसको बोलते हैं? तो ये हो जाएगा वेस्टर्न लाइज को ही क्या बोलते हैं? रोरिंग फोर्टीज बोलते हैं, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे क्लाइमेटोलॉजी से ब्लैक बुक में, ठीक है। तो